हाय एवरीवन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग कर रहे थे ग्रुप 13 डाइबोरेन स्टार्ट किए थे और लास्ट लेक्चर में हमने डाइबोरेन का प्रिपरेशन और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है हम लोग देख चुके थे। एक दो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस या प्रॉपर्टीज और बचे हुए हैं बोरेन का या डाइबोरेन का। उन प्रॉपर्टीज के बारे में जो है हम लोग देखते हैं। और एक बेहद इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, अब तक का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी डाइबोरेन का वह है रिएक्शन विथ अमोनिया। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, जितना इम्पॉर्टेंट समझ सकते हो समझ लो, एग्जाम में आता ही है प्रत्येक वर्ष। बोल रहा है कि यदि टेम्परेचर कम हो एट लो टेम्परेचर, तो उस केस में डाइबोरेन जो है रिएक्शन करेगा अमोनिया से। डाइबोरेन रिएक्ट्स विथ NH3 टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट। मैंने सिंपल सा, इसमें कुछ होना नहीं है। ऐसे B2S6 प्लस 2NH3 लो टेम्परेचर होएगा और ये डायरेक्ट B2S6 2NH3 एडिशन प्रोडक्ट ऐसा। तो टेम्परेचर कम यदि हो, एक नॉर्मल टेम्परेचर, लो टेम्परेचर मतलब जो एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर के आसपास, यदि हम लोग लेकर के चले, तो उस केस में डाइबोरेन का अमोनिया के साथ एक सिंपल सा रिएक्शन है, एक एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है। मतलब अमोनिया के मॉलिक्यूल डायरेक्ट डाइबोरेन में जाकर के जुड़ जाते हैं। लेकिन जब इस एडिशन प्रोडक्ट को आप हीट करोगे तकरीबन 200 डिग्री सेल्सियस तक, तो यहाँ से एक कंपाउंड बनता है 2B3N3H6 प्लस 12H2। मतलब इसका 3 मोल लेना पड़ता है। क्या बताया कि सबसे पहले तो इस डाइबोरेन को अमोनिया से रिएक्ट करवाए एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो ये सिंपल से एक एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किए। वह जो एडिशन प्रोडक्ट बना डाइबोरेन का अमोनिया के साथ, अगेन इसको वेरी हाई टेम्परेचर पे हीट किया गया 200 डिग्री सेल्सियस पे, तो यह कंपाउंड बन रहा है B3N3H6 और साथ में यहाँ 12 मोल H2 गैस रिलीज हो रहा है। दिस इज कॉल्ड बोराजोल, दिस इज कॉल्ड बोराजाइन and this one is also called inorganic benzene, also called inorganic benzene। so very very important, एकदम इसको याद ही रखना है। तो पहले ही इंपॉर्टेंट हम करवा दिए हैं कि डाइबोरेन का रिएक्शन अमोनिया से होगा तो क्या बनेगा। तो यदि आता है तो आप एडिशन प्रोडक्ट तो उसको नहीं छोड़ोगे, आप उसको जो है एडिशन प्रोडक्ट तक नहीं छोड़ोगे। एडिशन प्रोडक्ट बनाओगे और दिखाओगे कि हाइयर टेम्परेचर पे जब उसको हीट किया जा रहा है, तो हाइयर टेम्परेचर पे हीट करने के बाद एक वोलाटाइल कंपाउंड मतलब जो आसानी से वेपर में बदल जाए, उसका फॉर्मेशन हो रहा है। और वह कंपाउंड क्या है? बोराजोल या फिर बोराजाइन। वोलाटाइल नेचर का कंपाउंड है, वोलाटाइल नेचर। अब इसके स्ट्रक्चर में बहुत कुछ छुपा हुआ है, सारा कहानी इसके स्ट्रक्चर में ही है। तो अब हम लोग बोराजाइन पे थोड़ा सा फोकस करें, इसके स्ट्रक्चर को जानें। बोराजाइन बोराजोल, बोराजाइन या फिर इनऑर्गेनिक बेंजीन। फॉर्मूला
B3N3H6 कैसे बना था, साइड में लिख देते हैं कि डाइबोरेन को हीट किया हमने अमोनिया के साथ, तो सबसे पहले इसका एडिशन कंपाउंड बना। अगेन इसको हायर टेम्परेचर पे हीट किया गया, तब जाकर के फॉर्मेशन हुआ इसका B3N3 और H6 का। बस सिंपल सा रिएक्शन सीक्वेंस है, उसको हम लोग याद रखेंगे। मेन स्ट्रक्चर है, देखो बेंजीन, बोराजोल बोराजाइन अभी छोड़ दो, बस बेंजीन को थोड़ा सा समझो। यह जो बेंजीन है यह एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो जानोगे, या पहले से पढ़े होगे 10th क्लास में थोड़ा बहुत, तो जानोगे कि बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, फॉर्मूला होता है C6H6। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ। यह जो 6 कार्बन है ये कुछ इस प्रकार से होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड है, रिंग के फॉर्म में हेक्सागोन का फॉर्मेशन होता है। इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी है, मैंने यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और प्रत्येक कार्बन में एकक हाइड्रोजन। प्रत्येक कार्बन में एकक क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। 3 प्रकार का बॉन्ड आप सुने होंगे, कौन कौन बॉन्ड सुने होंगे, सिंगल, डबल, ट्रिपल। अभी तक 10 तक तो इतना सुने ही होंगे। जब हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा तो उसमें क्या जाने कि सिंगल बॉन्ड इज ए सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड मीन्स 1 सिग्मा 1 पाई, एंड ट्रिपल बॉन्ड मीन्स 1 सिग्मा एंड 2 पाई। ऐसा इतना बात हम लोग जान रहे हैं अभी तक। तो बेंजीन में यहाँ साफ साफ हम लोग को दिख रहा है कि ये सिग्मा 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 पाई, सिंगल मतलब सिग्मा, डबल मतलब 1 सिग्मा और 1 पाई, ऐसे। तो उस हिसाब से देखोगे तो 12 सिग्मा बॉन्ड्स आ जाएंगे और 3 पाई बॉन्ड्स होंगे। काउंट करो, पाई तो दिख ही रहे हैं 3, सिग्मा यहाँ से चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसा। इसी को हम लोग रिंग के फॉर्म में दिखाते हैं, तो ऐसा दिखाते हैं। कार्बन हाइड्रोजन नहीं दिखाते हैं, एक हेक्सागोनल रिंग बनाते हैं और ऐसे अल्टरनेट डबल बॉन्ड ऐसे करके दिखाते हैं। तो यह बेंजीन है, C6H6 ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, हेक्सागोनल रिंग है, एक साइक्लिक कंपाउंड है कहने का मतलब, और उसमें अल्टरनेट जो है वह सिंगल डबल बॉन्ड है। टोटल 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड्स बनते हैं। इसी के जैसा स्ट्रक्चर है इस बोराजोल का, ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाओगे तो अल्टरनेट लेना होगा ना, जैसे यहाँ 6 के 6 कार्बन थे, यहाँ नहीं है। देखो हाइड्रोजन तो 6 और 6 मिल ही रहा है, लेकिन यहाँ 6 कार्बन के बदले यहाँ 3 बोरोन और 3 नाइट्रोजन है, तो ऐसे चलना होगा। बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्रोजन, फिर बोरोन, ऐसे चलना होगा। जैसे वहाँ हम लोग डबल बॉन्ड दिखाए हैं वैसे ही यहाँ भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड दिखा सकते हो, और जैसे एकक हाइड्रोजन वहाँ दिखलाए वैसे ही एकक हाइड्रोजन यहाँ भी दिखला सकते हो, ऐसा। तो देखने में तो हूबहू बेंजीन के जैसा ही लग रहा है, लेकिन है बोराजोल बोराजाइन, तो बेंजीन के जैसा लग रहा है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड तब बोलेंगे जब कार्बन हाइड्रोजन रहे, इसमें कार्बन तो कहीं दिख नहीं रहा है ना, बोरोन नाइट्रोजन है, तो इसको हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और बेंजीन के जैसा दिख रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन। अब इसकी इस स्ट्रक्चर के पीछे बहुत कहानी है। कहानी क्या है उसको देखो। यहाँ जो हम लोग कार्बन लिए तो हम लोग जानते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2 और 4, माने वैलेंस शेल में 4। इसीलिए देखोगे यहाँ तो प्रत्येक कार्बन के 4-4 बॉन्ड्स बने हुए हैं। इस कार्बन का लोगे तो 1 2 3 4, इस कार्बन की भी बात करोगे 1 2 3 4, प्रत्येक कार्बन के 4-4 बॉन्ड्स हैं, क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। लेकिन यहाँ यदि देखोगे तो यहाँ तो फिर कुछ अलग है। अलग क्या है कि यहाँ जो 2 एलिमेंट हैं बोरोन और नाइट्रोजन, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो 2 और 3 वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन,
नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो 2 और 5 वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो नाइट्रोजन का वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, बोरोन का वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। और अब यहाँ से ज़रा बॉन्ड काउंट करके देखो कि इन एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर बॉन्ड है या नहीं, तो दिखेगा कि नहीं है। बोरोन का देखो 1 2 3 4, नाइट्रोजन का 1 2 3 4, माने वहाँ प्रत्येक कार्बन का 4 था, यहाँ प्रत्येक बोरोन और नाइट्रोजन का 4 है। तो कार्बन का 4 था तो चला, क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में तो 4 ही इलेक्ट्रॉन्स थे। लेकिन यहाँ तो वैसा नहीं है, बोरोन का वैलेंस में 3 है जबकि नाइट्रोजन का 5 है। अब यदि बोरोन का वैलेंस शेल में 3 है तो यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है 4, इसका मतलब कि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होगा जो किसी से लिया होगा या किसी ने इसको दिया होगा। तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के बदले एक माइनस देना होगा प्रत्येक बोरोन के पास, ऐसे। अब नाइट्रोजन की बात करोगे तो नाइट्रोजन में 1 2 3 4 होता तो 5 है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम। तो नाइट्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया होगा किसी को क्या, बोरोन को दिया होगा। नाइट्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन बोरोन को दिया होगा, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया वैलेंस का, इसका 1 बढ़ गया, तो इसका 1 बढ़ गया इसलिए नेगेटिव, और इसका 1 कम हो गया इसलिए पॉजिटिव, ऐसा। तो एक प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि जो बेंजीन है वह एक न्यूट्रल स्पीसीज हुआ, एकक एटम पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। बोराजाइन भी ओवरऑल न्यूट्रल है, लेकिन जब स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं तो इस स्ट्रक्चर से हम लोग साफ साफ देख पा रहे हैं कि इसमें नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कम है वैलेंस से, और बोरोन पे नेगेटिव चार्ज है। अब कहानी यहाँ आता है कि कैसे मतलब कि नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन बोरोन को कैसे ट्रांसफ़र किया, कैसे बोरोन और नाइट्रोजन के बीच जो है वहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो उसके लिए थोड़ा और हम लोग डिटेल में चलते हैं। मान लें कि बोरोन और नाइट्रोजन का वैसे 4 बॉन्ड नहीं है, इस तरह का नहीं है, ठीक है। इसको ऐसे दिखाते हैं, बोरोन हाइड्रोजन सब जगह सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, फिर बोरोन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, बोरोन के साथ हाइड्रोजन, और फिर यहाँ नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, ऐसा हम लोग दिखाते हैं। और अब यदि देखोगे तुम, अब यदि देखोगे तो देखने के बाद समझ में आएगा कि बोरोन का जो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था उससे 3 बॉन्ड बन गया है, 1 2 3 बॉन्ड बना हुआ है, तीनों सिग्मा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। नाइट्रोजन का भी 3 ही बॉन्ड बना हुआ है, 1 2 3, लेकिन नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 5 है। इसका मतलब कि यहाँ कोई एक वैसा ऑर्बिटल होगा जिस ऑर्बिटल में नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसा। तो नाइट्रोजन के पास यहाँ एक भरा हुआ ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब यदि देखोगे तो नाइट्रोजन का 1 2 3 सिग्मा और एक लोन पेयर वाला ऑर्बिटल है, मतलब उस हिसाब से नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3। बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कितना, sp3। जबकि बेंजीन जो अभी हम लोग लिखे थे बगल में कार्बन वाला, उसमें प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होता है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, लेकिन जो यहाँ नाइट्रोजन है उसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग sp3 समझ सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के अगल बगल ऐसे 3 सिग्मा है और एक ऑर्बिटल वैसा है जिसमें लोन पेयर है। तो इसका मतलब कि प्रत्येक नाइट्रोजन के साथ वही कहानी है। इसका मतलब तो यही हुआ कि प्रत्येक नाइट्रोजन के साथ वही कहानी है, ऐसा। प्रत्येक नाइट्रोजन के पास एक वैसा ऑर्बिटल है जिस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस वाले, लोन पेयर उसको बोलो। अब भाई बोरोन का यदि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें हम लोग देखते हैं कि p के 2 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, px py। सो व्हाट अबाउट pz ऑर्बिटल कहाँ गया, तो pz ऑर्बिटल है लेकिन वो इन्वॉल्व नहीं है हाइब्रिडाइजेशन में, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका मतलब फिर हुआ कि प्रत्येक बोरोन के साथ एक खाली ऑर्बिटल है, दिस वन इज एम्प्टी
2pz ऑर्बिटल और बोरोन का खाली वाला 2pz ऑर्बिटल है, जबकि यह क्या हुआ, दिस वन इज फील्ड sp3 ऑर्बिटल, भरा हुआ sp3 ऑर्बिटल है ऐसा। तो सब बोरोन में फिर वही कहानी है, एकक खाली ऑर्बिटल हो जाएगा ऐसा। तो प्रत्येक नाइट्रोजन के पास एकक भरा हुआ ऑर्बिटल, प्रत्येक बोरोन के पास एकक खाली ऑर्बिटल। तो इसके बाद तो कुछ कहने का बचा ही नहीं। क्या होगा कि यह अपना ऑर्बिटल, इसको ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन इसको देगा, मतलब इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो ई दोनों इलेक्ट्रॉन देगा इसके ऑर्बिटल में, या फिर इसको ऐसे भी समझ लो कि इन ऑर्बिटल्स का आपस में होगा ओवरलैपिंग, ऐसे इस प्रकार से। तो यहाँ जो दो ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग हो रहा है, इसमें से दोनों ऑर्बिटल्स में से एक में तो इलेक्ट्रॉन्स शुरू से थे, दूसरा ऑर्बिटल खाली था बिल्कुल ऐसा। दिस इज फील्ड ऑर्बिटल, दिस वन इज एम्प्टी ऑर्बिटल। तो हम लोग ओवरलैपिंग कैसे पढ़े हैं कि जैसे मान लो दो ऑर्बिटल्स इस तरह से मिले, दोनों में एकक इलेक्ट्रॉन था, तो एक नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड बनता है। दोनों ऑर्बिटल यदि इस तरह से मिले, दोनों में एकक इलेक्ट्रॉन था, तो मिलने के बाद ये एक साथ आ जाएंगे, तो यहाँ से पाई बनेगा। लेकिन ऐसा हो कि एक में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरा खाली, और तब जा कर के दोनों मिले, तो इस केस में जब यहाँ ओवरलैपिंग होगा तो दो पॉसिबिलिटी है कि यदि ओवरलैपिंग ऐसे आप दिखलाओ हेड ऑन, तो फिर यहाँ सिग्मा बोल दोगे। सिग्मा में भी स्पेशल टाइप का सिग्मा जो कहलाएगा कोऑर्डिनेट, लेकिन यदि ऐसे मिलेगा तो इसको आप पाई बोल दोगे। तो यहाँ जो ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग हो रहा है, नाइट्रोजन का भरा हुआ ऑर्बिटल और बोरोन का खाली ऑर्बिटल, इन ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग से तो हम लोग एक बात देख ही पा रहे हैं, और वह क्या कि यह है साइड वाइज ओवरलैपिंग। यह कौन सा ओवरलैपिंग है, साइड वाइज ओवरलैपिंग है। तो यदि साइड वाइज ओवरलैपिंग है मतलब ओवरऑल बनना तो पाई बॉन्ड ही है, ओवरऑल क्या बनेगा, पाई बॉन्ड ही बनेगा, लेकिन कोऑर्डिनेट टाइप का बनेगा। मतलब कि इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, बोरोन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, बोरोन हाइड्रोजन। अब जो यहाँ नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिटल में दे रहा था, तो यहाँ से अब हेक्सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका मतलब हुआ कि बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन लगाया है। उसी प्रकार से फिर यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन, बोरोन हाइड्रोजन, एंड अगेन यहाँ एक और बॉन्ड वैसे ही बनेगा। द सेम वे नाइट्रोजन हाइड्रोजन इधर, और फिर एक यहाँ भी बन जाएगा ऐसा। तो इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ करते हैं। तो आ सकता है कि बोराजाइन में क्या क्या बनता है। तो बोराजाइन में यदि देखोगे तो 1 2 3 ये सभी हो गए सिग्मा, और ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब 3 कोऑर्डिनेट बन रहा है और 12 सिग्मा। अब चूँकि कोऑर्डिनेट को भी हम लोग सिग्मा बॉन्ड ही मान करके चलते हैं, लेकिन तब जब वह कोऑर्डिनेट बॉन्ड इंडिपेंडेंट हो, मतलब किसी दूसरे बॉन्ड के साथ ना हो। लेकिन जब वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑलरेडी किसी सिग्मा बॉन्ड के साथ है, देन इस सिग्मा बॉन्ड को हम लोग कंसिडर क्या करते हैं, पाई। तो यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जब आप हटाओगे ना, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाने के बाद देखो ऐसा बन जाएगा। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटाने के बाद वाला सिचुएशन है ऐसा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमने हटा दिया, तो जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटा दोगे तो फिर ऐसे करके चार्ज दिखाना होगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कम है उस पर प्लस दिखाना होगा, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन वैलेंस से ज़्यादा है उस पर माइनस चार्ज दिखाना होगा। इस तरह से काम करना होगा, तब समझ रहे हो कहानी। तो यहाँ अब वह कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटा करके एक नॉर्मल बॉन्ड हम लोग दिखा रहे हैं, इसका मतलब अब वो पाई बॉन्ड हो गया।
इसका मतलब क्या हुआ कि अब वह क्या बन गया है, पाई बॉन्ड बन गया। ऑल दिस 3 आर पाई बॉन्ड्स, पाई 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 ऐसे करके ये सभी के सभी पाई बॉन्ड्स बन गए हैं। तो कहाँ से हम लोग चले थे, पहले बेंजीन से कंपेयर करके इसका स्ट्रक्चर बनाए, चार्ज कैसे आया वो हम बतला दिए तो उस समय। फिर देखे कि यहाँ नाइट्रोजन और बोरोन के बीच एक्चुअली बॉन्ड बना कैसे, तो फिर हम लोग को पता चला हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे कि बोरोन के पास खाली ऑर्बिटल है, नाइट्रोजन के पास भरा हुआ ऑर्बिटल है, तो वही नाइट्रोजन अपना भरा हुआ ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन देता है खाली ऑर्बिटल में। मतलब इस तरह से ऑर्बिटल्स का साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है और बीच में एक पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ऐसा करने के बाद अब जब देखोगे तो दिस इज सिग्मा 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 पाई सिग्मा सिग्मा। तो अब नाइट्रोजन को भी देखोगे तो अगल बगल 3 सिग्मा है, हाइब्रिडाइजेशन sp2। बोरोन को भी देखोगे तो अगल बगल 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो शुरू में देखो, तो शुरू में यहाँ हम लोग हाइब्रिडाइजेशन लिखे थे sp3, क्या लिखे थे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन लिखे थे नाइट्रोजन का। लेकिन जब ऐसे ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हुआ तो चूंकि अभी ये ऑर्बिटल जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ओवरलैपिंग के बाद अब एक नॉर्मल सा पी ऑर्बिटल के जैसा बिहेव करेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो फिर वहाँ उसको इंक्लूड हम लोग नहीं करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। तो एकदम ध्यान रखोगे इस बात को, आएगा एग्जाम में कि बोराजाइन में नाइट्रोजन और बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, लेकिन इनिशियली नाइट्रोजन किस फॉर्म में होता है, sp3 हाइब्रिडाइज में। आ सकता है कि नाइट्रोजन और बोरोन का जो पाई बॉन्ड है वह किस प्रकार का बॉन्ड है, ऑप्शन दे देगा, pp पाई बॉन्ड है, spp पाई बॉन्ड है, कुछ भी। तो हम लोग साफ साफ देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का यहाँ इन्वॉल्व है sp3 ऑर्बिटल और बोरोन का इन्वॉल्व है p ऑर्बिटल। सो दिस इज sp3 p पाई बॉन्ड। मतलब कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरली पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते नहीं हैं, लेकिन इस मॉलिक्यूल में, इस बोराजाइन में या बोराजोल में हम लोग साफ साफ देख रहे हैं कि sp3 ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो रहा है किससे, बोरोन का खाली वाला p ऑर्बिटल से साइड वाइज ओवरलैपिंग होकर के पाई बॉन्ड बन रहा है। तो इस तरह से इस पाई बॉन्ड का नाम हम लोग देंगे sp3p पाई बॉन्ड। लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन हो गया तब अभी बन गया है sp2 कहानी समझ रहे हो कितना ये है। सो देखो, वहाँ मिलने के पहले एक sp3 था, एक p था, लेकिन जब अब हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाने के बाद प्रत्येक का हाइब्रिडाइजेशन sp2, पाई बॉन्ड तो वही रहा sp3p, इससे कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंसेप्ट आया इसमें, कैसे चार्ज आया, इस सबको हम लोग देख लिए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं दिखाओगे भाई तो चार्ज दिखाना होगा। चार्ज दिखाना होगा किस आधार पे, इलेक्ट्रॉन के आधार पे। इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कम है तो प्लस, इलेक्ट्रॉन वैलेंस से ज़्यादा है तो माइनस, या फिर चार्ज नहीं दिखाओगे तो ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाओ, वही कहानी है। अब बात आता है रिएक्टिविटी का कि विच वन इज मोर रिएक्टिव, बेंजीन ज़्यादा रिएक्टिव है या फिर बोराजोल ज़्यादा रिएक्टिव है। कंपैरिजन के लिए बीच में स्ट्रक्चर अभी बनाते हैं फिर से। यहाँ बेंजीन का स्ट्रक्चर फिर से बनाते हैं ऐसा ऐसा। अब यदि कोई कंपेयर करके पूछे कि इन दोनों में कंपेयर करके बताओ कि बोराजोल ज़्यादा रिएक्टिव है कि बेंजीन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हमेशा एक बात गांठ बैठा करके रख लोगे कि अ चार्ज्ड स्पीसीज इज ऑलवेज मोर रिएक्टिव दैन ए न्यूट्रल स्पीसीज, कि एक चार्ज स्पीसीज हमेशा ज़्यादा रिएक्टिव होता है न्यूट्रल स्पीसीज की तुलना में। तो यह बेंजीन न्यूट्रल है, किसी एटम पर कहीं कोई चार्ज नहीं है, लेकिन बोराजाइन या बोराजोल में हम लोग साफ साफ देख रहे हैं कि प्रत्येक एटम पे कोई ना कोई चार्ज है, और इस चार्ज के वजह से बोराजाइन इज मोर रिएक्टिव दैन बेंजीन। बोराजोल हैज़ ग्रेटर रिएक्टिविटी दैन बेंजीन। अब चूंकि इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगा। एक ज़्यादा रिएक्टिव स्पीसीज है, इसका मतलब वो कम स्टेबल है। स्टेबल रहता तो रिएक्शन काहे करता, नहीं करता। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि बोराजाइन बेंजीन से कम स्टेबल है या ज़्यादा, तो कम है। ज़्यादा रिएक्टिव है या कम, तो ज़्यादा। स्टेबल कम है तो रिएक्टिविटी इसका क्या होगा, अधिक होगा, ज़्यादा होगा। समझ गए, चार्ज के चलते। तो याद रखना इन सारी बातों को। काफ़ी कुछ सीखने को था इस बोराजाइन का स्ट्रक्चर में, तो ध्यान रखेंगे हम लोग।
नेक्स्ट है कि डायबोरेन को जब एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ हीट किया जाता है ना हाई टेम्परेचर पे, तो बोरोन नाइट्राइड का मिक्सचर बनता है। नॉर्मली हीट किए तो पहले तो कॉम्प्लेक्स बना एडिशन प्रोडक्ट, उसको स्ट्रांगली हीट किए तो बोराजाइन का फॉर्मेशन हुआ। अब बोल रहा है कि जो डायबोरेन है इसको एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ हीट करें हाई टेम्परेचर पे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, तो बोरोन नाइट्राइड का कॉम्प्लेक्स बनता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा। अब लास्ट में आता है यूजेज ऑफ डायबोरेन। सबसे पहला कि इट इज यूज्ड एज कैटलिस्ट इन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में यह कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट अभी तक सुने होंगे तो ठीक, इक्विलिब्रियम में पढ़े होंगे थोड़ा बहुत। कैटलिस्ट वह सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, जनरली एक्सेलरेट करता है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन मतलब वह स्पेशल टाइप का रिएक्शन जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो आगे पॉलीमराइजेशन पर रिलेटेड पूरा एक चैप्टर हम लोग को 12 में पढ़ना है, वहाँ देखेंगे हम लोग। एंड द मोर इम्पॉर्टेंट कि इट इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। यह किसके जैसा इस्तेमाल होता है? रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा, खास करके रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करना हो तब, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग ऐसे लिखेंगे, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका रिडक्शन आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करोगे, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। और यह नहीं है तो ज़्यादा सेलेक्टिव है इसके लिए डायबोरेन, कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जगह यदि डायबोरेन है तो फिर भी रिएक्शन हो जाएगा और यही चीज़ बनेगा। एंड दिस वन इज मोर सेलेक्टिव। चूँकि डायबोरेन एक गैस है तो डायरेक्ट इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसके जगह कोई सॉल्वेंट होता है, ईथर। ऑर्गेनिक में सब चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। तो एक कैटलिस्ट हुआ डायबोरेन, एक इम्पॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट हुआ स्पेशली फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके साथ ही बोल रहा है कि हाई एनर्जी फ्यूल्स के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, हाई एनर्जी फ्यूल्स के रूप में भी इस्तेमाल है। उसके अलावे अभी वही देखें हम लोग कि रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका इस्तेमाल हाइड्रोकार्बन्स बनाने के लिए किया जाता है, अल्कोहल्स बनाने के लिए किया जाता है, इवन कीटोन्स वगैरह भी बन सकते हैं। ऐसे मतलब मेनली पढ़े इसको हम लोग इनऑर्गेनिक में, लेकिन इसका अच्छा खासा यूज हम लोग समझेंगे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब, और देखेंगे कि इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डायबोरेन का कितना बड़ा रोल है। और बहुत कहानी छुपा हुआ है इस डायबोरेन में। अभी जो हम लोग कहानी सुने वो तो बोराजोल और बोराजाइन का ना सुने। नेक्स्ट लेक्चर जब हम लोग करेंगे तो उसमें डायबोरेन का स्ट्रक्चर देखेंगे। डायबोरेन का स्ट्रक्चर तो अभी तक हम लोग पढ़े ही नहीं क्या होता है। तो डायबोरेन का एक स्ट्रक्चर बचा जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और काफ़ी कंसेप्चुअल चीज़ है, और उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।